बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज पर हम थे और इस चैप्टर का हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था वो था साइटोप्लाज्म। कल हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया, काफ़ी ऑर्गेनल्स हमने पढ़ लिए थे। थोड़ा सा उन ऑर्गेनल्स को हम रिवाइज करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं जी। मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्म के बारे में कि हमारे पास सेल के अंदर तीन बेसिक, एनिमल सेल में तीन और प्लांट के सेल में चार बेसिक पार्ट होते हैं। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। जबकि एनिमल में तीन बेसिक पार्ट थे जी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर सेल का जितना भी पोर्शन होता है, दोबारा कह रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर जितना भी ये सेल का रिमेनिंग पोर्शन होता है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इट इज थिक, डेंस, ग्रेन्युलेटेड, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। ये एक गाढ़ा, दाने दाने वाला, ग्रेन्युलेटेड का मतलब होता है दाने दाने, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स है, उसकी वजह से ये हमें ग्रेनुलर दाने दाने टाइप का नजर आ रहा होता है। तो एक गाढ़ा, दानेदार, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये। फ्लूइड टाइप का क्यों है? क्योंकि इसमें 90%, 70 से 90% पानी होता है, इस वजह से ये फ्लूइड टाइप का होता है। तो आपके सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी सेल का पोर्शन है, इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, विच इज अ थिक, डेंस, ग्रेन्युलेटेड, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। इसके अंदर आपके पास दो चीजें होती हैं। साइटोप्लाज्म में हमारे पास दो चीजें होती हैं। ये तो साइक्लोसिस था, ये मैंने आपको बताया था कि हमारा ये जो साइटोप्लाज्म होता है, चूंकि फ्लूइड टाइप का है, फ्लूइड टाइप का होता है, तो आपको पता है फ्लूइड फ्लो करता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है हमारा, ये भी एक कंटिन्यूअस मूवमेंट के अंदर होता है, ये फ्लो कर रहा होता है, ये रुका हुआ नहीं होता। आपके सेल के अंदर ये बह रहा होता है एक साइड से दूसरे साइड की तरफ। डायग्राम में नजर आ रहा है आपको। इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी इसके साथ साथ फिर फ्लोटिंग में होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं। तो इस फ्लो को हम साइक्लोसिस कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म रुका हुआ नहीं है, इट इज इन कंटिन्यूअस मूवमेंट। मूवमेंट है जी इनके अंदर हल्की हल्की सी, विच इज कॉल्ड साइक्लोसिस। अब मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास ये जो साइटोप्लाज्म होता है, जो आपका सेल का, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का हिस्सा है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक साइटोसोल और एक साइटोस्केलेटन। साइटोसोल क्या होता है? जितना भी फ्लूइड टाइप का पार्ट है साइटोप्लाज्म में, जितना भी फ्लूइड टाइप का पार्ट है उसको आप साइटोसोल कहते हो। इस साइटोसोल में 90% पानी होता है, 10% आपके पास दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस साइटोसोल के अंदर आपको मिलेंगे ऑर्गेनल्स। इस वक्त ये साइटोप्लाज्म है, ये सारा साइटोप्लाज्म है, ये है जी साइटोसोल। इसमें आपको ये देखिए ऑर्गेनल्स मिल रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ये सेंट्रोइड्स आ गए, ये वैक्यूल्स हो गए, ये आपके पास गोल्जी बॉडीज हो गई, ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये आपके पास न्यूक्लियस हो गया। तो साइटोप्लाज्म का 90% जो पानी वाला फ्लूइड टाइप का रीजन है, हिस्सा है, उसको आप कहते हो साइटोसोल। इसमें आपके पास सेल ऑर्गेनल्स मौजूद है। और दूसरी चीज जो होती है वो कहलाती है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? फाइबर से बना हुआ एक पूरा नेटवर्क होता है। प्रोटीन के लंबे लंबे से धागे होते हैं, लंबी लंबी सी रॉडो नुमा फिलामेंट्स होते हैं, जो आपके साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म की ये जो जेली टाइप का मटेरियल है, इसमें जगह जगह फिट हुए हैं। और इसकी फिटिंग से क्या होता है, आपका ये जो जेली टाइप का मटेरियल है, इसमें सपोर्ट आ जाती है। नहीं तो आप जानते हैं जेली टाइप की चीजों में सपोर्ट कहाँ होता है? फ्लूइड में सपोर्ट कहाँ होगा? आपका सेल एक शेप नहीं रख पाएगा, बह जाएगा। तो आपके साइटोप्लाज्म में फिलामेंट्स हैं जी बहुत सारे। उन फिलामेंट्स की वजह से आपके साइटोसोल में एक सपोर्ट आ जाती है। उस फिलामेंट के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। तो हमारे पास साइटोप्लाज्म क्या है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जितना भी सेल का पोर्शन है, इसको आप कहते हो साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में एक चीज होती है साइटोसोल, विच इज द लिक्विड पार्ट। जो आपके साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट है, जिसमें 90% पानी है, इस सारे जेल टाइप के पार्ट को आप कहते हो साइटोसोल। और इसमें आपको प्रोटीन के ऐसे लंबे लंबे फिलामेंट्स मिलेंगे, और उन फिलामेंट्स के स्ट्रक्चर्स को आप कहते हो टोटली साइटोस्केलेटन। और ये साइटोस्केलेटन आपके साइटोसोल को, आपके साइटोप्लाज्म को सपोर्ट देता है। आपके साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। आपके साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एक नहीं है, बहुत सारे किस्म के ऑर्गेनल्स होते हैं। हर ऑर्गेनल का अपना एक पर्टिकुलर काम होता है। आपने उस हिसाब से उनके नाम रखे हैं, किसी को आप माइटोकॉन्ड्रिया कहते हो, किसी को आप गोल्जी बॉडीज कहते हो। ये सब छोटे छोटे से पार्ट हैं, हर पार्ट अपना एक पर्टिकुलर काम कर रहा होता है। इनको आप कहते हो सेल ऑर्गेनल्स। हमने कुछ मेन सेल ऑर्गेनल्स देखे थे, जिसमें हमने पहले बात की माइटोकॉन्ड्रिया की। ये बीन तरह का, रॉड की तरह का, या बीन के शेप का होता है। ये बहुत सारा मौजूद होता है, तकरीबन सारे सेल्स में होता है, एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। इसमें दो मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, वो तो बिल्कुल स्मूथ होती है।
जबकि अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो जगह जगह से फोल्ड हुई हुई है, अंदर की तरफ घूमी हुई है। देखिए आप डायग्राम में, ये आपको देखें अंदर की तरफ घूमी हुई है। इस फोल्डिंग को आप कहते हैं क्रिस्टी। उसके अलावा इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है और उस फ्लूइड को आप कहते हो मैट्रिक्स। क्रिस्टी और मैट्रिक्स में एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करता है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया आपके फूड मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ता है। उस तोड़ने के नतीजे में निकलती है एनर्जी, और उस एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया यूज करके एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है और उन एटीपी मॉलिक्यूल्स के अंदर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब ये एटीपी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें एनर्जी स्टोर है। सेल के किसी भी हिस्से को एनर्जी चाहिए होगी, वो एटीपी मॉलिक्यूल्स लेगा, उसको ब्रेक करेगा, उसमें से एनर्जी निकाल लेगा। तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना रहे हैं, विच इज दी एनर्जी करेंसी। आपके एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज व्हाई इस माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि आपके पावर बना रहा है सेल की, ताकत बना रहा है आपके सेल के लिए, पावर जनरेट कर रहा है ये। उसके बाद हमने जो दूसरा ऑर्गेनल पढ़ा वो था प्लास्टिड्स। प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनल होता है जो आपको प्लांट और एल्गी में या कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूग्लेना वगैरह, उनमें मिलेगा। ये फंगस में नहीं होता, ये एनिमल्स में नहीं होता। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड एक ओवल शेप का ऑर्गेनल होता है और इसके अंदर पिगमेंट्स भरे हुए होते हैं और पिगमेंट्स के कलर होते हैं, जिसकी वजह से फिर प्लास्टिड तीन टाइप का होता है। एक कहलाता है क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, एक कहलाता है क्रोमोप्लास्ट जिसमें ग्रीन के अलावा कोई सा भी दूसरा कलर होगा, और तीसरा कहलाता है ल्यूकोप्लास्ट, इसमें जो पिगमेंट होता है वो पानी की तरह ट्रांसपेरेंट होता है। तो प्लास्टिड क्या है? ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो आपको प्लांट के और एल्गीज के सेल में मिलता है। इनमें पिगमेंट स्टोर हुआ होता है। अब पिगमेंट कौन सा पिगमेंट है और उस पिगमेंट का क्या कलर है, उसकी वजह से इसका काम क्या है, उस हिसाब से प्लास्टिड की तीन टाइप्स होती हैं। पहला हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट। ये इसमें जो पिगमेंट होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। लिहाजा इस क्लोरोप्लास्ट का कलर आपको ग्रीन दिखेगा। एक एक सेल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो फिर वो सेल भी अल्टीमेटली आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा होता है। तो फिर ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको ग्रीन पार्ट्स में मिलता है, जैसे कि लीफ। लीफ के सेल्स में अगर आप देखेंगे तो लीफ के सेल्स के अंदर जो प्लास्टिड होगा वो कौन सा वाला होगा? क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट स्टोर हुआ होगा। इसका स्ट्रक्चर हमने देखा था कि डबल मेम्ब्रेन होती है, दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कोई फोल्डिंग नहीं होती, दोनों मेम्ब्रेन आउटर हो या इनर हो दोनों स्मूथ होती है। अंदर जो है फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड को आप कहते हो स्ट्रोमा। उस स्ट्रोमा के अंदर आपको ऐसे डिस्क शेप के स्ट्रक्चर मिलते हैं। ये डिस्क शेप के स्ट्रक्चर है, इनको आप कहते हो थैलेक्वाइड। और थैलेक्वाइड एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज हुए हुए होते हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर को आप कहते हैं ग्रेनम। एक एक ग्रेनम में 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 थैलेक्वाइड्स मौजूद होते हैं। अब इन थैलेक्वाइड के अंदर होता है क्लोरोफिल। जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, वो इन थैलेक्वाइड के अंदर होगा और इस थैलेक्वाइड का कलर ग्रीन नजर आ रहा होता है। बहुत सारे थैलेक्वाइड होते हैं तो पूरा क्लोरोप्लास्ट आपको ग्रीन नजर आ रहा होता है और फिर पूरा सेल आपको अल्टीमेटली ग्रीन नजर आ रहा होता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब थैलेक्वाइड के अंदर क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल्स है, वो जो क्लोरोफिल है ये क्या काम करता है जी? ये फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट को लेता है, लाइट एनर्जी को लेगा और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, और फिर केमिकल एनर्जी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो जाएगी। खाना तैयार, एनर्जी वाला फूड तैयार हो जाता है प्लांट्स का। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तो दूसरे तरीके से तैयार होगा, वो डार्क रिएक्शन होता है, लेकिन उस ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी होगी वो ये क्लोरोफिल लाता है। लाइट एनर्जी को लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी ग्लूकोज बनाने के दौरान यूज होगी और ग्लूकोज के अंदर स्टोर हो जाएगी। इस दौरान जो इसको एंजाइम चाहिए होंगे वो स्ट्रोमा में होते हैं। कि मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उस फ्लूइड को आप कहते हो स्ट्रोमा। तो उस स्ट्रोमा में जो एंजाइम्स यूज होंगे ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, वो स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद दूसरे किस्म का जो प्लास्टिड होता है उसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। इसमें ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल नहीं होता, बाकी कोई सा भी कलर का पिगमेंट होगा। रेड भी पिगमेंट होता है, ऑरेंज भी होता है, येलो भी होता है, एक्सेंथोफाइल, बहुत सारे पिगमेंट्स के नाम है। अब जो पिगमेंट होगा उस हिसाब से इसका वो कलर होता है। रेड पिगमेंट होगा तो क्रोमोप्लास्ट आपको रेड दिखेगा, ऑरेंज पिगमेंट होगा तो क्रोमोप्लास्ट आपको ऑरेंज दिखेगा, येलो पिगमेंट होगा तो क्रोमोप्लास्ट आपको येलो दिखता है। ये हमें फ्रूट्स वगैरह के सेल में मिलता है, फ्लावर्स के सेल में मिलता है। आपने देखा है फ्लावर जो है वो ग्रीन नहीं होता है, फ्लावर का कोई दूसरा कलर होता है। वाई? क्योंकि उनके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, उनके सेल में क्रोमोप्लास्ट है। इन क्रोमोप्लास्ट में जो पिगमेंट स्टोर है उस फ्लावर का वही कलर होता है। ये एनिमल्स को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। फ्लावर के इन क्रोमोप्लास्ट की वजह से फ्लावर का कलर आ जाता है।
और फ्लावर के कलर की वजह से एनिमल अट्रैक्ट होता है इनकी तरफ, और एनिमल जब इनके पास जाता है तो ये उसके जरिए फिर पॉलिनेशन करते हैं, अपने एंथर्स को स्टिग्मा में पहुंचवाते हैं, उसको आप कहते हो पॉलिनेशन। और तीसरे किस्म का जो प्लास्टिड होता है उसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये हमें अंडरग्राउंड पार्ट्स में मिलता है, यानी कि रूट्स वगैरह के अंदर। रूट्स के सेल्स में अगर आप जाएं, रूट्स के सेल्स को देखेंगे तो उनमें जो आपको प्लास्टिड मिलेगा ना वो क्लोमोप्लास्ट होगा, ना वो प्लास्ट वो होगा क्लोरोप्लास्ट। उनमें जो पिगमेंट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर लाइक, कोई कलर नहीं होता। तो उस प्लास्टिड को जो रूट्स वगैरह में मिलता है उसको आप कहते हो ल्यूकोप्लास्ट। और इसका काम क्या है, इसके अंदर जो पिगमेंट होते हैं ना, बस वो खाना स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। तो ये बस अपने शुगर को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड क्या है, ऐसे ऑर्गेनल जिनमें पिगमेंट स्टोर होता है। ग्रीन पिगमेंट है तो क्लोरोप्लास्ट, कलरफुल पिगमेंट है कोई दूसरा तो क्रोमोप्लास्ट, और ट्रांसपेरेंट पिगमेंट है तो वो ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद फिर हमने जो तीसरा ऑर्गेनल पढ़ा वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये क्या है जी, ये लंबी लंबी सी पतली पतली सी चपटी चपटी सी चैनल्स हैं, ट्यूब्स हैं, ठीक है, ट्यूब्स हैं। आप डायग्राम देखें, नजर आ रहा होगा आपको क्लियरली, ट्यूब्स हैं। ये ट्यूब्स लंबी लंबी होती है, चपटी चपटी होती है, मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, मेम्ब्रेन से बनी हुई पतली पतली सी लंबी लंबी सी चपटी चपटी सी ट्यूब्स हैं। और इन एक दो ट्यूब नहीं है, पूरा नेटवर्क होता है, पूरे सेल के अंदर इसका नेटवर्क बना हुआ होता है। इन पूरे नेटवर्क को आपके तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पतली पतली सी चपटी चपटी सी ट्यूब से बनी हुई, ट्यूब से बना हुआ पूरा नेटवर्क होगा जो पूरे सेल के अंदर फैला हुआ होता है, न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक, पूरे सेल में इसका जाल बिछा हुआ होता है। इसको आपके तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरह की होती है। अच्छा, ये याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन से बनी हुई, मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। ये दो तरह की होती है। ये एक आपको बिल्कुल स्मूथ दिखेंगी, बिल्कुल चिकनी दिखेंगी, कोई दाना दाना सा सरफेस नजर नहीं आएगा उसका आपको, आप उसको कहते हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और दूसरी आपको जब आप उनको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा दाने दाने सी है, आप उनको हाथ लगाओ तो ऐसे रफनेस सी आएगी, उनमें दाने दाने से ग्रेनुल्स टाइप की स्ट्रक्चर लगा होता है, वो राइबोसोम्स हैं दरअसल, और उनको आप कहते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो अगर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में राइबोसोम्स उसकी वॉल पर चिपके हुए हैं, ये डायग्राम में देखें, ये देखें यहाँ, ये आपकी अंदर वाली की तरफ है ना, ये सारी राइबोसोम्स ग्रेनुलर टाइप की नजर आ रही है ये, क्योंकि इन पे राइबोसोम्स चिपके हुए, इनको आप कहते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर आप देखें बाहर वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें, ये आपको ग्रेनुलर नजर नहीं आ रही, इनमें राइबोसोम्स नहीं चिपके हुए, तो इनको आप क्या कहते हो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम क्या है जी, पहला काम तो ये होता है ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से चीजें उठाएंगी दूसरी जगह पहुंचाएंगी। ये रोड्स की तरह है, जैसे रोड्स होते हैं ना, रोड्स क्या काम कर रहा होता है, पूरे आपने शहर के अंदर रोडों का जाल बिछाया हुआ है, रोड है जी, इधर रोड, इससे दूसरा रोड कनेक्ट हुआ हुआ है इससे, इसी तरह ये भी है, एक चैनल से दूसरी चैनल कनेक्ट हुई है, दूसरी चैनल से तीसरी चैनल कनेक्ट हुई है। अब रोड क्या काम करता है, एक आप रोड के एक सिरे पे आप आएंगे, एक इलाके से एंटर होते रोड में, दूसरे इलाके में निकल आते हैं। ये चीज यहाँ हो रही है ट्रांसपोर्टेशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चीजें एक जगह से उठाएगा, इस चैनल्स में से होती हुई दूसरी तरफ चले जाएंगी। अगर आपको कोई सेल से बाहर चीज करनी है, कोई चीज बाहर फेंकनी है, सेल से बाहर निकालनी है, रिमूव करनी है, वही नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रेवल करती हुई सेल मेम्ब्रेन तक चले जाएंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन उसको बाहर कर देता है। न्यूक्लियस से कोई चीज बनी है, सेल के अंदर चाहिए, इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तो ट्रांसपोर्टेशन इसका मेजर काम होता है। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या लगी हुई है, राइबोसोम्स। कहा है ये, हाँ ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या लगे हुए, उसकी वॉल पर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमने पढ़े थे कल, प्रोटीन बनाते हैं। अब चूंकि राइबोसोम्स इसके साथ चिपके हुए, तो राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाएंगे वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ जाते हैं, और फिर ये प्रोटीन्स को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर भी काम दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं जी प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल पर राइबोसोम्स नहीं है, लिहाजा इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस का नहीं है, इनके पास नहीं है राइबोसोम्स, तो कहां से लेंगे प्रोटीन। तो इनका काम होता है फिर ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं, वगैरह वगैरह, डेटॉक्सिफिकेशन करते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ना सिर्फ ये ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं बल्कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की तैयारी में इनका किरदार होता है। प्रोटीन्स की तैयारी में राइबोसोम्स के साथ, प्रोटीन जब राइबोसोम तैयार करते हैं ना प्रोटीन, वो जरा सिंपल से होते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर भी ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को मिला देता है, लिपिड्स तैयार कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को तैयार कर रहे हैं, आपके केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनका मुजरे सेहत असर होता है, तो उनमें से कुछ कंपाउंड्स को निकाल देते हैं ताकि वो उनका जो इफेक्ट है वो कम हो जाए, डेटॉक्सिफिकेशन आप इसको कहते हो। उसके बाद आते हैं जी अगले ऑर्गेनल पे, गोल्जी पॉलिटीज। इसको
कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, उसी के नाम पे इसका नाम रखा हुआ है आपने। गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं इसको, आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और आप इसको गोल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं, डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो सेक लाइक होती है ये भी ट्यूब्स की तरह है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, इसी तरह ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह मेम्ब्रेन से बनी हुई ट्यूब्स है। ये देखिए जी, ये एक ट्यूब, नीचे एक ट्यूब, ये दूसरी ट्यूब, ये तीसरी ट्यूब, ये चौथी, पांचवी, छठी। इस डायग्राम में 6 ट्यूब्स नजर आ रही हैं आपको। तो ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह मेम्ब्रेन से बनी हुई ट्यूब्स है। बस फर्क क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे सेल में बिछी हुई है, उनका तो पूरा जाल बिछा हुआ है, इसका ऐसा नहीं है। ये खास जगह पर स्टैक हुई भी होती है, एक के ऊपर एक ट्यूब अरेंज हुई भी है। जैसे आप किताबों के ऊपर किताब रख देते हो ना, ऐसे ये ट्यूब्स एक ट्यूब के ऊपर दूसरी ट्यूब, दूसरी के ऊपर दूसरी, इस तरह ट्यूब है, आपस में कनेक्टेड भी होती हैं ये। तो ये ट्यूब्स हैं जो मेम्ब्रेन के बनी हुई, ये अंदर से खोखली होती हैं, खाली होती हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं सैक लाइक। दे आर सैक लाइक, ये खाली है, अंदर से ट्यूब्स बनी हुई है और स्टैक हुआ हुआ है इनका, और आपस में ये इंटरकनेक्टेड भी होती है। इन ट्यूब्स को हम कहते हैं किस्टर्नी। एक एक ट्यूब को अगर आप बात करो तो एक एक ट्यूब कहलाएगी किस्टर्नी। तो बहुत सारी किस्टर्नी है, और व्हाट इज किस्टर्नी? मेम्ब्रेन से बनी हुई ट्यूब्स विच आर सैक लाइक, और फिर ये किस्टर्नी आपस में ट्यूब्यूल्स के जरिए इंटरकनेक्टेड होती है। उसके बाद दूसरी चीज जो होती है उनमें, वो ये वेसिकल्स होते हैं। जो वेसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे सी मेम्ब्रेन के बने हुए गोल गोल बॉडीज होती है, इनके अंदर मॉलिक्यूल्स स्टोर हो जाते हैं, इनको आप कहते हो वेसिकल्स। ठीक है, अब होता क्या है, इनका काम क्या है जी? इनका काम होता है ज्यादातर पैकिंग और मॉडिफिकेशन का। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा हूँ, उन्होंने उनके पास चिपके में क्या, राइबोसोम। अब राइबोसोम ने बनाया प्रोटीन का मॉलिक्यूल, प्रोटीन का मॉलिक्यूल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ गया, वहां से ट्रेवल करते हुए आता है गोल्जी बॉडीज में। ये इसकी डायग्राम कल देखी थी हमने, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, अब इसमें क्या लगे हुए, ये राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है वो सिंपल होता है। हमें तो प्रोटीन की कई शक्लें चाहिए होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, बड़ी प्रोटीन की बहुत सारी शक्ल होती है। अब प्रोटीन जो ये राइबोसोम बनाएगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाता है, फिर यहाँ से ट्रेवल करता हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा वेसिकल्स की सूरत में। मैंने आपको बताया वेसिकल्स क्या होती है, मेम्ब्रेन से बनी हुई गोल बॉडी, उनके अंदर मॉलिक्यूल स्टोर हुआ है, बस जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से सेल के अंदर दूसरी जगह जाना होता है, तो वो वेसिकल्स के अंदर पहुंचाई जा रही होती है। तब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब वो निकलेगा, वेसिकल की सूरत में निकलेगा, वो वेसिकल जाती है फिर गोल्जी बॉडीज के अंदर। अब गोल्जी बॉडीज के अंदर जब जाएगी तो गोल्जी बॉडीज उस प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, दूसरे कंपाउंड्स को मिला के गोल्जी बॉडीज प्रोटीन को चेंज करके दूसरा मॉलिक्यूल बना देता है। जैसे प्रोटीन के साथ ग्लूकोज को मिलाएगा, ये बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन के साथ लिपिड को मिलाएगा तो ये बन जाएगा लिपोप्रोटीन। प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड को मिलाएगा तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोप्रोटीन। इस तरह मॉडिफिकेशन करता है, क्योंकि प्रोटीन बहुत सारे किस्म के हैं, 300 किस्म का प्रोटीन होता है। तो अब ये तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन निकला, वो गोल्जी बॉडीज में गया, गोल्जी बॉडीज ने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया। उस प्रोटीन के साथ सपोज करें जी, प्रोटीन के साथ उसने लगा दिया लिपिड, अब वो हो गया लिपोप्रोटीन। अब वो इसमें से ट्रैवल करता हुआ इन ट्यूब्यूल्स की स्टील में से ट्रैवल करता हुआ आखिर में वेसिकल की सूरत में निकल आएगा। ऐसे एक छोटी सी गोल बॉडी बन जाएगी वेसिकल, उसके अंदर वो लिपोप्रोटीन स्टोर हो गया। अब सेल के किसी भी हिस्से को चाहिए, सपोज करें जी यहाँ पर चाहिए, आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर चाहिए, प्रोटीन का मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। अब सेल मेम्ब्रेन को चाहिए, वेसिकल सेल मेम्ब्रेन तक ट्रैवल करके चला जाएगा, वहां जाके उसको यूज कर लिया जाएगा, कहीं और चाहिए तो वहां लग जाएगा। ऐसे ही ये काम कर रहा होता है गोल्जी बॉडीज। एक अभी हम ऑर्गेनल पढ़ेंगे, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर भी इंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम में इंजाइम्स होते हैं, और याद रखिएगा आगे आपको एक चैप्टर आएगा, पूरा नाम से है, इंजाइम्स के नाम से पूरा एक चैप्टर है, आप उस चैप्टर में पढ़ेंगे इंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जितना भी इंजाइम होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, बहुत काम की चीज होती है इंजाइम, और प्रोटीन से तैयार होता है। अब ये लाइसोसोम जो ऑर्गेनल हम पढ़ेंगे, इसमें प्रोटीन इंजाइम्स है, और एंजाइम किससे बने हुए, प्रोटीन से। और गोल्जी बॉडीज क्या कर रहा है, प्रोटीन को ही तो मॉडिफाई कर रहा है, तो लाइसोसोम भी गोल्जी बॉडीज बना रहा होता है। राइबोसोम से प्रोटीन लिया वेसिकल्स की सूरत में, जब गोल्जी बॉडीज में वो प्रोटीन आया, अब उसके साथ दूसरे मॉलिक्यूल्स को मिला के क्या कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा इंजाइम में। अब इंजाइम को, जब इंजाइम्स तैयार हो गए, उसको एक मेम्ब्रेन वेसिकल की सूरत में जब बाहर निकालेगा, वो तैयार हो गया लाइसोसोम। बहुत सारे एंजाइम्स बनाए उसने, वेसिकल्स की सूरत में स्टोर करा, बाहर निकाला, क्या हो गया, ये लाइसोसोम हो गया, क्योंकि लाइसोसोम एक ऑर्गेनल होता है, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं।
इसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एंजाइम्स खारिज कर रहे होते हैं, जूसेस, हार्मोन्स खारिज कर रहे होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जी आपके पास पेंक्रियास होता है, वो पेंक्रियाटिक जूस खारिज कर रहा होता है, उसमें एंजाइम्स होता है एमाइलेज, ट्राइप्सिन, लाइपेज। आपका स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है, उसके अंदर गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं। तो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स जो है वो एंजाइम्स खारिज कर रहे होते हैं। अभी एंजाइम मैंने भी आपको बताया क्या एंजाइम्स, मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अब वो कैसे खारिज हो रहा है, वो ये एक एक सेल की गोल्जी बॉडीज खारिज कर रहा है। हर सेल, जैसे मिसाल के तौर पे पेंक्रियास, एक पेंक्रियास तो 3 किस्म का एंजाइम खारिज करता है, और तीनों एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से तैयार हुए होते हैं। तो पेंक्रियास का हर सेल ये वाला काम कर रहा होगा। हर सेल के जो गोल्जी बॉडीज है वो प्रोटीन्स लेगा, मॉडिफाई करेगा, वेसिकल्स की सूरत में उसको बनाएगा, बाहर निकालेगा। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जाके वो ऐसे निकल आएंगे एंजाइम्स। अब वो हर एक सेल एंजाइम खारिज कर रहा है, तो कलेक्टिवली वो फिर पूरे ऑर्गन के एंजाइम बन जाते हैं। तो हमारे पेंक्रियास के हर सेल यही काम कर रहे हैं। हर सेल, पेंक्रियास के हर सेल में जो राइबोसोम्स है वो पहले सिंपल प्रोटीन बनाते हैं, गोल्जी बॉडीज में वो प्रोटीन जाते हैं, गोल्जी बॉडीज उनको मॉडिफाई करके एंजाइम की सूरत में ले आता है, फिर वेसिकल्स में कन्वर्ट करता है, यानी कि उन एंजाइम्स को वेसिकल में स्टोर कर लेगा। वेसिकल्स आपके ट्रेवल करते हुए मेम्ब्रेन तक जाएंगे, वेसिकल आपकी मेम्ब्रेन के साथ मिल जाएगी, और उसके अंदर जो एंजाइम है वो बाहर सेल के आ गया। ऐसे आपके हर ऑर्गन का जो एंजाइम है वो किरदार है। तो गोल्जी बॉडीज पैक और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कर रहा है, बहुत काम का ऑर्गेनल हो गया। उसके बाद हमने जो पढ़ा वो था सेंट्रोइल्स। सेंट्रोइल्स ऐसा, सेंट्रोइल्स असल में सेंट्रोसोम होता है, और एक को आप कहते हो सेंट्रोइल। ये एनिमल सेल में होता है, ये प्लांट में नहीं मिलता। ये एनिमल सेल में होता है, न्यूक्लियस के आसपास होता है, न्यूक्लियस के साइड में मौजूद होता है सेंट्रोसोम, और एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रोइल्स होते हैं। ये आपके पास, ये अगर आप इन दोनों सिलेंडर को डबल यानी कि एक साथ देखें तो ये एक सेंट्रोसोम है, और देख लें ये 2 सेंट्रोइल्स पर मुश्तमिल है। हर एक सेंट्रोइल जो है वो बैरल शेप का होता है, और इसमें माइक्रोफिलामेंट्स होती हैं, 3-3 के सेट बने हुए होते हैं, और फिर वो सेट 9 अरेंज होते हैं, तो एक सेंट्रोइल तैयार होता है। इस सेंट्रोइल का काम मैंने आपको बताया था कि ये सेल डिवीजन के दौरान स्पाइंडल फाइबर्स बनाएगा, जो प्रोटीन्स से चिपक कर प्रोटीन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते, खींच के ले आते हैं। तो जैसे आप मछली का शिकार देखा होगा आपने, मछली का शिकार करने के लिए क्या करते हैं जी, एक वो धागा सा डाला जाता है, फिर वो मछली उसमें पकड़ी जाती है, फिर आप धागा खींचते हो, ये वो धागे बना रहे हैं और क्रोमोसोम्स का शिकार कर रहे होते हैं। दैट्स आर सेंट्रोइल्स। उसके बाद जो अगला ऑर्गेनल पढ़ा था हमने वो राइबोसोम। अभी राइबोसोम्स की तो काफी बात हमने कर ली। राइबोसोम्स आर दोस ऑर्गेनल्स विच सिंथेसाइज प्रोटीन। ये बहुत सारे होते हैं, आपके तैयार कहाँ होते हैं, हमने न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के अलावा एक और चीज पढ़ी थी, न्यूक्लियोलस। एक छोटी सी गोल बॉडी होती है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है, ये न्यूक्लियोलस बनाते हैं राइबोसोम। हर वक्त कंटिन्यूसली न्यूक्लियोलस से राइबोसोम्स बना रहे होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स के जरिए ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। कुछ साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से लग जाते हैं। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपक जाएंगे वो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और साइटोप्लाज्म में चूंकि ये बिखरे हुए, तो इसलिए हमने वर्ड यूज किया था कि साइटोप्लाज्म जो है वो ग्रेन्युलेटेड होता है। छोटे छोटे से होते हैं, ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, और इनका काम क्या है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ये प्रोटीन को बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, डीएनए की मदद से एमआरएनए आरएनए इन्वॉल्व होता है। उसके बाद जो हमने अगला ऑर्गेनल है जी, वो हमारे पास है वैक्यूल। वैक्यूल आपके पास होता तो दोनों में, एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, बस फर्क ये है कि प्लांट के अंदर एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है, बड़े साइज का, जबकि एनिमल्स के अंदर या तो वैक्यूल नहीं होते एनिमल के सेल में, या अगर होंगे तो छोटे छोटे से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 2 4 6 एक से ज्यादा होते हैं। तो एनिमल्स के अंदर वैक्यूल या तो आपको नहीं मिलेंगे, या अगर आपको मिलेंगे तो छोटे छोटे से होते हैं, जबकि प्लांट के अंदर एक बड़ा वैक्यूल होता है। वैक्यूल आप समझ लें एक बैग की तरह होता है, एक थैले की तरह होता है, जिसके अंदर आप लिक्विड स्टोर कर सकते हो। जैसे हमारे पास होते हैं वो थर्मोस, थर्मोस के अंदर हम पानी स्टोर करते हैं। इट इज लाइक अ थर्मोस ऑफ द सेल। ये थर्मोस है जी सेल का, इसके अंदर पानी स्टोर किया जाता है। अब प्लांट के सेल में बड़ा वैक्यूल होता है, क्योंकि प्लांट जो है वो अपना खाना कंटिन्यूसली तैयार कर रहा होता है बाय फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट जब फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना तैयार करता है, वो होती है शुगर। शुगर पानी में डिसॉल्व हो जाती है, और इसको हम कहते हैं सेल्फ सेप। सेल्फ सेप स्टोर करता है वैक्यूल अपने अंदर। अब चूंकि कंटिन्यूसली बना रहा है तो खाना तैयार ज्यादा होता है, इसलिए प्लांट का वैक्यूल ज्यादा होता है। बास केसेस में, बास प्लांट के अंदर यहाँ वैक्यूल्स के अंदर कुछ दूसरे कंपाउंड स्टोर हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वैक्यूल्स में सेल्फ सेप स्टोर होता है। जबकि एनिमल्स अपना खाना खुद तैयार नहीं करते।
एनिमल्स तो बेचारे बाहर से खाना हासिल करते हैं, लिहाजा इनका वैक्यूल या तो नहीं होता या छोटा होता है। इसकी मेम्ब्रेन को, ये जो वैक्यूल होता है, इसकी मेम्ब्रेन जो होती है, ये वैक्यूल है आपके पास बड़ा सा, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, और ये स्ट्रेचेबल होती है क्योंकि वैक्यूल का साइज बढ़ जाता है, पानी इसमें सेल से स्टोर हो गया तो उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और अगर इसमें से पानी निकल गया तो इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है जरा इलास्टिक होती है, रबर बैंड की तरह, इसलिए इसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो ये वैक्यूल होता है। उसके बाद अच्छा, ये फर्क जरा डिफरेंस में भी आएगी एक बात, क्योंकि प्लांट के अंदर वैक्यूल बड़ा होता है, तो ये जो आपका प्लांट का न्यूक्लियस होता है ये साइड में चला जाता है क्योंकि ज्यादातर स्पेस वैक्यूल ने घेर ली। जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है या छोटे होते हैं, तो न्यूक्लियस जो है वो आपका सेंटर में रहता है। तो प्लांट के अंदर चूंकि एक लार्ज वैक्यूल है तो न्यूक्लियस जो है वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। अब आते हैं लाइसोसोम्स की तरफ, ये भी हमने स्टडी कर लिया, हमने देखा गोल्जी बॉडीज लाइसोसोम्स बनाते हैं। लाइसोसोम्स दरअसल छोटे से ऑर्गेनल्स होते हैं गोल गोल से, इनके अंदर मेम्ब्रेन होती है और अंदर क्या स्टोर है, एंजाइम्स। ये वेसिकल हो गया, मैंने वेसिकल अभी आपको बताया काफी डिटेल में कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके साइटोप्लाज्म में फ्री नहीं घूम रहे होते, उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन आ जाती है, पैक हो जाते हैं, ये इसको आप कहते हो वेसिकल। तो ये खास किस्म का मॉडिफाइड वेसिकल है ये लाइसोसोम। इसके अंदर एक मॉलिक्यूल नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एंजाइम की फॉर्म में स्टोर हुए हैं। तो लाइसोसोम्स गोल्जी बॉडीज बनाता है, गोल्जी बॉडीज में से एंजाइम्स तैयार होते हैं, वेसिकल मेम्ब्रेन आ जाती है और वो बन जाता है लाइसोसोम। ये एनिमल सेल में मिलेगा आपको, जिसे एनिमल सेल में मिलेगा, जनरली ये प्लांट सेल में नहीं होता। एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, इट्स फंक्शन इज डाइजेशन। एनिमल सेल जो खाना खाते हैं तो एनिमल सेल के अंदर जो फूड मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो उनको तोड़ने का काम करता है ये लाइसोसोम, और तोड़ा जाता है थ्रू एंजाइम्स, तो इसलिए इसके अंदर एंजाइम्स है। तो लाइसोसोम जब एक फूड वैक्यूल आएगा, एक वैक्यूल आएगा उसके अंदर फूड मॉलिक्यूल्स होंगे, तो लाइसोसोम उससे जाकर अटैच हो जाता है, अपने एंजाइम्स उस फूड वैक्यूल में डिस्चार्ज कर देता है, और फिर वो जो फूड उसमें जो जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो टूट के सिंपल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स अपना सेल उसको यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, उसमें से एनर्जी निकलती है। तो लाइसोसोम्स आप कह लें सेल के अंदर डाइजेशन कर रहा है, एंजाइम्स की मदद से गोल्जी बॉडीज इसको तैयार करते हैं। और एक और मजेदार फंक्शन है वो ये लाइसोसोम्स का कि लाइसोसोम्स डेड सेल को भी खा जाता है। अगर ये सेल हमारा खराब हो जाता है, सेल आपका मर गया, तो लाइसोसोम क्या करता है, सेल के ही मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज कर देता है। अब आपके ये सेल की जितनी भी चीजें, ये सब प्रोटीन मॉलिक्यूल से ही तो बनी है। सेल इज ऑल्सो अ मैक्रो मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो सेल अगर डेड हो जाता है तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं जी, अपने ही सेल के, यानी कि मिसाल के तौर पर एक माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया, मर गया, लाइसोसोम्स क्या करेगा, उस माइटोकॉन्ड्रिया से अटैच हो जाएगा और उस माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर देगा, उसमें से सिंपल मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, सेल उसको यूज कर लेगा। ये लाइसोसोम्स होता है जी। उसके बाद